India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी कोटे को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट में 85 से ज्यादा याचिकाएं लंबित थी, लेकिन अब सारे केस सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जिसमें भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाए जा रहे 87:13 फॉर्मूले पर सवाल उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के मामले में बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इससे पहले ये याचिकाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित थी, जहां बढ़े हुए कोटे के पक्ष और विपक्ष में 85 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी। हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, क्योंकि इसी तरह की कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित थी। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जब यह मामला उठा तो उन्होंने 1 साल से ज्यादा समय तक सुनवाई टाल दी। दरअसल कोटा बढ़ोतरी को चुनौती देने वालों के वकील ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में एक साथ नहीं हो सकती। मंगलवार को जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया कि MP हाई कोर्ट में लंबित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी जाएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उस 87:13 फॉर्मूले पर नोटिस जारी किया है, जिसे MPPSC और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जैसी भर्ती एजेंसियां और विभिन्न सरकारी विभाग रिक्तियों को भरने के लिए अपना रहे हैं। इस फॉर्मूले के तहत केवल 87% रिक्तियां भरी जा रही हैं और 13% रिक्तियां खाली रखी जा रही हैं। इसका नतीजा यह होता है कि सामान्य और ओबीसी दोनों श्रेणियों के 13% उम्मीदवारों को इस आधार पर रोक दिया जाता है कि 13% की बढ़ोतरी पर कानूनी लड़ाई का फैसला होने पर दोनों में से किसी एक समूह को नियुक्ति दे दी जाएगी। सभी याचिकाओं के सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होने के बाद जल्द ही सुनवाई शुरू होने की संभावना है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन या FAIMA ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स या NTF की सिफारिशों के लागू होने तक डॉक्टर्स के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग की गई। FAIMA के आवेदन के अनुसार डॉक्टरों को बार बार हिंसा और उनकी सुरक्षा के लिए खतरे के कथित मामलों का सामना करना पड़ा है। यह कहा गया है कि डॉक्टर मृतक मरीज के परिवार के सदस्यों से मिलते समय लगभग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। FAIMA ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें डॉक्टरों को हिंसा के ऐसे मामलों के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। FAIMA ने NTF की सिफारिशों के लागू होने तक तत्काल अंतरिम उपायों की भी मांग की है। ये अंतरिम उपाय विशेष रूप से महिला डॉक्टरों की दलील पर जोर देते हैं, जो कथित घटना के बाद डरी हुई हैं। यह कहा गया है कि महिला डॉक्टरों के परिवार उन्हें रात की ड्यूटी पर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए न्यायालय से तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित अंतरिम उपाय मांगे गए हैं। पहला, अस्पताल और हॉस्पिटल के प्रवेश और निकास द्वार तथा गलियारे क्षेत्रों सहित सभी संवेदनशील क्षेत्रों की CCTV निगरानी। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न,
कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उचित अनुपालन, जिसमें 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन संकट कॉल सुविधा की शर्त शामिल है। तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि 36 घंटे या 48 घंटे ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों के लिए बिस्तरों की संख्या और डॉक्टरों की संख्या का अनुपात बराबर हो। FAIMA द्वारा उठाई गई चिंताएं हैं। संस्थागत सुरक्षा की कमी के कारण कई डॉक्टर, विशेष रूप से महिला डॉक्टर, यहां तक कि सबसे अच्छे और सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम करना और अस्पताल में अपने निवास के वर्षों को पूरा करना असुरक्षित पाते हैं। रात की शिफ्ट के दौरान हमलों को रोकने और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित विश्राम क्षेत्र, उचित प्रकाश व्यवस्था और अच्छी तरह से निगरानी वाले गलियारों का प्रावधान का आवश्यक कहा गया है। ऐसे सुधारों में अस्पतालों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाना शामिल हो सकता है, जैसे कि CCTV कैमरे लगाना, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति और हिंसक घटनाओं का जवाब देने के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी को राज्य के सेवारत अधिकारियों द्वारा दायर एक मामले में अवमानना नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया था। जस्टिस CT रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कथित अवमाननाकर्ताओं जोशी और भूमि संसाधन विभाग के सचिव नमोइज्म खेड़ाव्रत सिंह की व्यक्तिगत उपस्थिति को फिलहाल समाप्त करते हुए नोटिस जारी किया। यह मामला मणिपुर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2016 से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का चयन उसी के परिणाम स्वरूप राज्य में अधिकारियों के रूप में किया गया और नियुक्त किया गया। परीक्षा के संचालन में अनियमितताओं के बारे में आरोप लगाते हुए मणिपुर हाईकोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गईं। 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया। इसके तहत की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया और CBI जांच का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया में जिन विसंगतियों को सही नहीं पाया वे थे परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न करना, जबकि उन्हें आवश्यक और व्यापक जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और सारणीकरण की प्रक्रिया निर्धारित न करना, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षक को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की छूट मिल गई। निश्चित रूप से एक परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए मणिपुर के बाहर अपने घर ले गया था। हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मणिपुर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। नवंबर 2019 में परीक्षा को रद्द करने के हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा गया। जस्टिस शांतन गौदर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने परीक्षा के संचालन की समयबद्ध जांच करने के लिए CBI को हाईकोर्ट के निर्देश को भी बरकरार रखा। इसके बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बारे में नई सामग्री की खोज की गई। राज्य ने 18 अक्टूबर 2019 के आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका दायर की। हालांकि इसे 17 दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसे चुनौती देते हुए फिर से राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वकीलों से वर्चुअल फाइलिंग के अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग या NCDRC में अपनी अपीलों की फिजिकल कॉपी दाखिल करने के लिए कहना ई-फाइलिंग के उद्देश्यों को विफल कर देगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ NCDRC और राज्य आयोगों में कुशल ई-फाइलिंग सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। NCDRC के अध्यक्ष जस्टिस AP शाही, जो वर्चुअल रूप से मौजूद थे, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में NCDRC को पहले के पोर्टल ई-दाखिल से ई-जागृति में लंबित डेटा माइग्रेशन के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि NCDRC में ई-फाइलिंग के बाद भी मामलों को फिजिकली दाखिल करना अनिवार्य है। इसके अलावा कई राज्य आयोग ई-फाइलिंग प्रक्रियाओं का ईमानदारी से पालन नहीं कर रहे थे। याचिकाकर्ता की दलील से सहमत होते हुए CJI ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था वकीलों पर अनावश्यक रूप से बोझ डालती है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना NCDRC की जिम्मेदारी है। CJI ने आश्चर्य जताया और कहा, एक बार वकील ऑनलाइन मोड में फाइल कर रहे हैं तो हम उनसे भौतिक प्रतियां दाखिल करने की उम्मीद क्यों करते हैं। जवाब में जस्टिस शाही ने बताया कि नए ई-जागृति प्लेटफॉर्म पर डेटा को पूरी तरह से स्थानांतरित करने के देरी के कारण NCDRC को अभी भी इस बीच भौतिक प्रतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। NCDRC को इस मुद्दे को सुधारने के लिए जस्टिस शाही ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 4 अतिरिक्त कर्मचारी और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी। CJI ने कहा,
अगर न्यायालय को भौतिक प्रतियों की आवश्यकता है तो इसका भार न्यायालय पर है। सीजेआई ने कहा, हम वकीलों के बोझ को भी समझते हैं। अगर हम डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम वकीलों पर अतिरिक्त कागजी कार्रवाई का बोझ भी डाल रहे हैं, फिर डिजिटल फाइलिंग की क्या जरूरत है? हमें 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में इसे खत्म करना पड़ा था। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी की उस प्रथा की निंदा की थी जिसके तहत अपील की ई फाइलिंग के अलावा अपील की भौतिक फाइलिंग को अनिवार्य बनाया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से मुलाकात की और वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रिया पर चर्चा की। सीजेआई से मौजूदा प्रक्रिया की फिर से जांच करने के लिए कहा गया था। एसजी मेहता ने इसकी पुष्टि की, जबकि सिब्बल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सीजेआई के साथ बैठक 13 अगस्त को हुई थी। एक दिन पहले शीर्ष अदालत ने पूर्ण न्यायालय की बैठक में 39 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया था। 68 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सहित 138 वकीलों ने वरिष्ठ गाउन के लिए आवेदन किया था। इस सूची में से 71 को साक्षात्कार के लिए चुना गया, जिसके बाद सूची को घटाकर 39 कर दिया गया, जिन्हें गाउन प्रदान किया गया। बदनामों ने काफी विवाद को जन्म दिया। कुछ वकीलों ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए चुने बिना ही छोड़ दिया गया था। 13 अगस्त को एसजी और एससीबी अध्यक्ष के साथ बैठक में सीजेआई चंद्रचूड़ से वरिष्ठ पदनामों पर इंदिरा जयसिंह के फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया, जो वर्तमान में इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सीजेआई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। देश भर के 24 उच्च न्यायालयों के लिए इसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए थे। 2017 के फैसले से पहले वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने का फैसला न्यायाधीशों के बीच गुप्त मतदान और बहुमत के नियम के बाद लिया जाता था। मेहता ने स्पष्ट किया कि सीजेआई के साथ बैठक का उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति को गाउन प्रदान करने का अनुरोध करना नहीं था, बल्कि यह अनुरोध करना था कि वे पूरी प्रक्रिया पर फिर से विचार करें। – 2023 में एक संपत्ति पर कथित रूप से गलत कब्जे के लिए अवैध हिरासत के खिलाफ 65 वर्षीय व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने तात्कालीन अहमदाबाद जिला कलेक्टर से यह बताने के लिए कहा कि उनके खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही के लिए कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। यह देखते हुए कि अधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने रिकॉर्ड का अवलोकन किए बिना व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, गुजरात भूमि हड़पने यानी निषेध अधिनियम 2020 के तहत गठित समिति द्वारा की गई जांच के मूल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर अहमदाबाद की अध्यक्षता वाली समिति ने सिटी डिप्टी कलेक्टर की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर शिकायत पर राय बनाई। यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लेने में लापरवाही बरती, जिसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को 7 दिनों के लिए जेल में रखा गया। न्यायालय ने आगे कहा कि प्रधान सचिव गृह और प्रधान सचिव राजस्व विभाग गुजरात सरकार को सूचित किया जाए कि वे कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शिकायत के मूल अभिलेख को देखे बिना और केवल सिटी डिप्टी कलेक्टर अहमदाबाद पूर्व द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के आधार पर शिकायत पर निर्णय लेने के तरीके की जांच करें। न्यायालय ने निर्देश दिया कि कलेक्टर और समिति के अन्य सदस्यों का स्पष्टीकरण और रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष अगली तिथि पर प्रस्तुत की जाए। मामले को 28 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा, यह कोई साधारण गलती नहीं है। आपने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है, याचिकाकर्ता ने आपको जवाब दिया है, जवाब समिति के समक्ष नहीं लाया गया, इसलिए हम जांच शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। हम कलेक्टर को यह स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए बुला रहे हैं कि उन्होंने कार्यवाही कैसे संचालित की और व्यक्ति को जेल में कैसे डाला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति और चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जैसे कि फादर, कर्मकांडी, मौलवी या मुल्ला आदि, वह यूपी धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा।
अगर वह किसी व्यक्ति को बलपूर्वक, गलत बयानी, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन देकर धर्मांतरित करता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मौलाना को जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर पीड़िता को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने और मुस्लिम व्यक्ति के साथ उसका निकाह कराने का आरोप है। अदालत ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज पीड़ित लड़की के बयान को ध्यान में रखा, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि उसे इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और निकाह किया गया। अदालत ने कहा कि आवेदक आरोपी मोहम्मद शान आलम यूपी धर्म के गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की धारा 2 भाग आई के तहत परिभाषित धर्म परिवर्तक होने के नाते 2021 अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा। 2021 अधिनियम की धारा 3 गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को प्रतिबंधित करती है। न्यायालय के समक्ष 2021 अधिनियम की धारा 3/5 भाग 1 के तहत दर्ज आरोपी आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने मार्च 2024 में केवल आरोपी के साथ सूचनाकर्ता का निकाह किया था, उसे जबरन इस्लाम में परिवर्तित नहीं किया। इन दलीलों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा, धर्म परिवर्तक कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो बल, गलत बयानी, अनुचित प्रभाव आदि के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पद नाम क्या है। इसके मद्देनजर धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता के बयान पर विचार करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आवेदक आरोपी धर्म परिवर्तक की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार 2021 अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा, इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सुरक्षा आदेशों के अनिवार्य शुरुआत के लिए प्रावधान या नियम बनाने के निर्देश के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने 13 अगस्त को केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा राज्यों की तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से याचिका पर जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। याचिका अधिवक्ता शर्मिला शर्मा ने दायर की है। उन्होंने कहा है कि उनके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जहां घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पारित आदेशों के क्रियान्वयन न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में कहा गया है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रभावी संरक्षण अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा लाभकारी कानून बनाया गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अधिनियम के अनिवार्य निष्पादन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित आदेशों को केवल सीआरपीसी के प्रावधानों का सहारा लेकर लागू किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 प्रतिवादी द्वारा सुरक्षा आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित करती है, लेकिन यह प्रावधान केवल गैर अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए शर्मा ने दलील दी कि डीवी एक्ट के प्रावधान सामंजस्य में नहीं है और प्रक्रियागत और मौलिक रूप से कई मामलों में कमतर है। इससे निपटने के लिए उन्होंने डीवी एक्ट की धारा 37 का हवाला दिया है, जो केंद्र सरकार को कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की अनुमति देती है। याचिका में शर्मिला ने यह भी आरोप लगाया है कि एक्ट की धारा 8 के तहत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के हर जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। नाबालिग बेटी की कस्टडी उसके पिता को देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी रिश्तेदार को नाबालिग बच्चे की अस्थायी कस्टडी देने से प्राकृतिक अभिभावक को नाबालिग बच्चे की कस्टडी मांगने से नहीं रोका जा सकेगा। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि प्राकृतिक अभिभावक को नाबालिग बच्चे की कस्टडी पर क्या कानूनी हक होते हैं। इंडिया में नेचुरल गार्जियंस एक बच्चे की कस्टडी और वेलफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अंडर फादर एक माइनर चाइल्ड के नेचुरल गार्डियन होते हैं। अगर फादर की डेथ हो जाए या उसका रोल कोई फुलफिल ना कर सके तो बच्चे की मदर स्टेप इन करती हैं।
एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट केस गौतम कुमार दास वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट किया गया है। कोर्ट ने एक माइनर डॉटर की कस्टडी उसके फादर को दी। हालांकि टेम्पररी केयर एक रिलेटिव द्वारा प्रोवाइड किया गया था। मदर की कोविड-19 के दौरान ट्रैजिक डेथ के बाद फादर ने टेम्पररी तौर पर बच्चे को अपनी सिस्टर इन लॉ के पास रखा था उसकी वेलबींग के लिए। कोर्ट ने ये रूल किया कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट फादर के कस्टडी के राइट को नेगेट नहीं करता है क्योंकि वो नेचुरल गार्डियन है। एक सिमिलर केस तेजस्विनी गौड़ वर्सेस शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि चाइल्ड की कस्टडी को फादर को वापस दी जाए। हालांकि चाइल्ड को रिलेटिव द्वारा केयर दिया गया था। ये केसेस कंफर्म करते हैं कि नेचुरल गार्डियंस को अपने चाइल्ड के कस्टडी पर फंडामेंटल राइट होता है और ये भी एम्फसाइज करते हैं कि चाइल्ड की वेलबींग को उनकी नेचुरल फैमिली के साथ इंश्योर करना जरूरी है। और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.